अभी भारत में किसी न किसी कोने पर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन के बाद एक नया प्रधानमंत्री हमारे सामने चुनकर आएगा। तो ऐसे में हमें प्रधानमंत्री के बारे में जान लेना अति आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को कौन कौन से शक्ति मिलती है, उनका वेतन कितना होता है एवं उसे कौन कौन से पावर दिया हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ हमारे संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको उसी संविधान को पढ़कर सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए संविधान द्वारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार के संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। आप सबको पता है कि हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। जितना भी देश की शक्ति है वो तो प्रधानमंत्री के पास है। आपने देखा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है किसी न किसी देश के दौरे पर प्रत्येक महीने जाते रहते हैं। तो वास्तविक कार्यकारी जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। हमारे देश का सरकार व्यवस्था कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है। तो हम इस वीडियो में और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सैलरी और शक्ति क्या क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो संविधान की एक प्रक्रिया द्वारा होता है। संविधान में लिखा गया है इस प्रकार ही जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति होगा। तो संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। कोई विशेष प्रक्रिया वहाँ पर नहीं बताया गया है। केवल अनुच्छेद 75 ही एक ऐसा है जिसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन यह नहीं है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति को उठाकर आप या हमें राष्ट्रपति के पद पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दे। तो आखिर किसको वो प्रधानमंत्री बनाएगी? तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू किससे बनाएगी? तो इसके लिए वो नहीं सोचती है कि उसके पास ये विवेक शक्ति नहीं है। वो दो ही परिस्थिति में बना सकती है, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर गठबंधन का सरकार होता है। तो देखिए जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल होता है, लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसी का कोई एक नेता जिससे लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि आप हमारे लिए प्रधानमंत्री बन जाइए। तो चलिए हम यहाँ पर आपको पढ़कर सुना रहे हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। परंतु लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति जो है सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उन्हें 1 माह के भीतर 1 महीने के अंदर उसे विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। अगर वह 1 महीने के अंदर विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे प्रधानमंत्री का पद से इस्तीफा देना होता है। ठीक है। फिर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था? तो 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति कौन? नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद, तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति था नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी के सरकार से चुनकर आए थे। उनके मृत्यु के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। तो जो चरण सिंह थे वो एक गठबंधन नेता थे। तो प्रथम बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया था। वो कब था? 1979 में। इस स्थिति एक स्थिति और भी है जब
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव एवं नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय देता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसको कोई स्पष्ट उम्मीदवार नहीं मिलता है, तब वो राष्ट्रपति को चुनता है। जैसा कि एक घटना हुआ था 1979 में, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने जो संजय गांधी था उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, ठीक है। और बाद में जो कांग्रेस दल के नेता थे उन्होंने भी इसे अपना प्रधानमंत्री कहने लगे और मानने लगे। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावे कोई विकल्प नहीं है। यानी मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री था पहले और मर गया, तो अगर वहीं से कोई एक नेता चुनकर आता है कि इस नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए। जो राष्ट्रपति है वह सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और तब एक समय सीमा के अंदर, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए जो चरण सिंह है और वीपी सिंह है, चंद्रशेखर है, नरसिम्हा राव है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, देवगौड़ा है, गुजराल साहब है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो 1997 में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो कि किसी भी दल का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है और इस समय सीमा के अंदर उसे संसद में किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उसे प्रधानमंत्री नहीं रखा जाएगा दोबारा। तो ये कब बताया गया था? यह बताया गया था 1997 को। उच्चतम न्यायालय ने यह बताया कि किसी भी व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बना लेंगे 6 महीना के लिए, अगर वह अन्य समय के लिए भी रहना चाहता है, यानी 4 साल 6 महीना के लिए अगर वो और भी रहना चाहता है, तो उसे संसद के किसी भी सदन से बहुमत हासिल करना होगा या फिर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जरूर नहीं कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो या फिर राज्यसभा का ही। उदाहरण के लिए जो इंदिरा गांधी है 1966 को, देवगौड़ा जो है 1996 को और मनमोहन सिंह 2004 और 2009 को राज्यसभा के सदस्य थे। ये दोनों कहाँ के सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर जो हमारे ब्रिटिश है यानी अंग्रेज लोग थे, वहाँ के प्रधानमंत्री को जो चुना जाता है वो निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। तो वो कहाँ का होता है? निम्न सदस्य होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसको वेतन कितना मिलता है, यानी सैलरी, उसका पदावधि यानी समय कितना साल तक वो कार्य करता है, और शपथ। तो प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करने से पूर्व जो राष्ट्रपति है उससे पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलवाता है कि आप ये शपथ लीजिए कि हम ये चीज़ कार्य करेंगे। एवं पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है कि क्या क्या कहता है, देख लीजिए। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा नंबर, मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये 2 चीज़ कहता है। और भी क्या क्या चीज़ कहते हैं, चलिए देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। और चौथा है, मैं भय एवं पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्या यह हो रहा है? आप ही विचार कीजिएगा, कमेंट में बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो
लोगों से प्रति संविधान और विधि के अनुसार, सॉरी ये तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के लिए सिवाय जबकि ऐसे मंत्रियों के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी इसमें क्या कह रहा है कि ये निश्चित नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है ये 5 साल तक कार्य करेगा तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जब प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति जब चाहे उसे उसके पद से हटा सकता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक वह प्रधानमंत्री का पद धारण कर सकता है। राष्ट्रपति उससे बर्खास्त नहीं कर सकता है। लोकसभा में अपना विचार मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र ना देने पर राष्ट्रपति उससे बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के कितना वेतन देता है कार्य करने के लिए। तो जो प्रधानमंत्री का वेतन है वो तो बहुत ही कम है, आपको सोचकर और देखकर हंसी लगेगा। इससे कहीं ज़्यादा वो अपने दैनिक क्रियाकलापों में खर्च करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। वह संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह वे विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधा आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद ने उनके जो वे भत्ते हैं उसको बढ़ाकर, कितना था पहले 1500 था, उसको बढ़ाकर 3000 प्रति माह कर दिया है। यानी अब प्रधानमंत्री को प्रति माह 3000 रुपया मिलता है। तो ये तो सोचकर हमें हंसी ही लग रहा है, इसको बहुत ही ज़्यादा सुविधा और भी देखने को मिलता है। चलिए हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं? प्रधानमंत्री के कार्य व शक्ति निम्नलिखित हैं। पहला हम देखते हैं मंत्री परिषद के संबंध में, यानी जो मंत्री परिषद होता है जैसे कि रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, सड़क मंत्री। तो इस प्रकार मंत्री परिषद एक होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, तो इसके हम कार्य और शक्ति देख लेते हैं। सबसे पहले मंत्री परिषद के संदर्भ में, संबंध में। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में जो प्रधानमंत्री है की शक्ति निम्न है। पहला क्या शक्ति दिया गया है? वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि इस व्यक्ति को, राष्ट्रपति जी इस व्यक्ति को ये वाला पद दे दीजिए, इस मंत्री को ये वाला पद बना दीजिए। कौन कहता है? प्रधानमंत्री कहता है। राष्ट्रपति उन्हें व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगर प्रधानमंत्री नहीं कहेगा कि इस व्यक्ति को ये वाला मंत्री बना दीजिए, तब तक राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। वह दूसरा नंबर है, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उन्हें फेरबदल भी कर सकता है। यानी आप लोगों को पता है कि जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री ही है, एवं जो निर्मला सीतारमण है समय समय पर टेक्सटाइल मंत्री बनी है, वित्त मंत्री बनी है। तो इस प्रकार के जो मंत्री मंडल का आवंटन है और जितना भी फेरबदल होता है सब कौन करवाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कराता है। तीसरा नंबर है, वह मंत्रियों को त्यागपत्र देने एवं राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अगर उसे लगता है कि यह मंत्री अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति के कहने पर राष्ट्रपति को शिकायत कर सकता है एवं उससे उसका त्यागपत्र एवं बर्खास्त भी कर सकता है। चौथा नंबर क्या है? वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद की अध्यक्षता
कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है तथा उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। तो ये तो था, कुछ कम ही था, और भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर क्या है? वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रण निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है, यानी एक नियंत्रण बनाकर रखता है, किसी भी मंत्री को मतलब अपने मंत्रिमंडल से अलग होने नहीं देता है। वो 6ठा नंबर क्या है? वह पद से त्यागपत्र करते देता है अपने जो प्रधानमंत्री है। अगर वो बोलेगा कि आज से हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो पूरा मंत्रिमंडल ही बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, यानी मंत्रिमंडल नहीं रहेगा। तो ये था इसका कहने का उद्देश्य। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री जो है वो उसकी मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्ति उत्पन्न होती है। जैसे कि वित्त मंत्री हमारा अरुण जेटली था, उसकी मृत्यु हो गई तो निर्मला सीतारमण को वहां पर उठाकर बैठा दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो अन्य किसी मंत्री को उठाकर वहां पर बैठा दिया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल भंग नहीं होगा। जिसे भरने के लिए मंत्रिमंडल को भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। चलिए और हम यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रधानमंत्री है निम्न शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पहला क्या है? वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति कुछ मांगना चाहता है मंत्रियों से तो वो कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री दिलवाता है, यानी कड़ी के बीच पुल के समान कार्य करता है। तो उनका दायित्व है कि वह 1 नंबर में कॉल देकर लिखा गया है कि संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंध और विधान विधेयक प्रस्थानों संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सुनिश्चित करना। ख नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थानों संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसको देना होगा, यानी जो भी राष्ट्रपति मांग रहा है उसे देना होता है। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ का PDF चाहते हैं, इसका आप मतलब PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल फिक्स IAS से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत का महान्यायवादी, भारत का महान नियंत्रक हो गया, महालेखा परीक्षक हो गया, संघ यानी UPSC के जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है एवं उसके सदस्य, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है एवं उसके सदस्य एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में जो परामर्श देता है, यानी इन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री से वह सलाह जरूर लेगा। सलाह लेता है कि बताइए ना हम ले कि नहीं ले, ये कैसा आदमी है, लेने से क्या हमारा देश सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। तो इस प्रकार का विचार विमर्श वो करते हैं आपस में। चलिए अब संबंध देखते हैं किसके संदर्भ में? संसदीय। तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता। निचले सदन का मतलब क्या होता है? भारत में 2 सदन चलता है, एक होता है निचला सदन, एक होता है ऊपरी सदन। ऊपरी सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं, निचला सदन को हम लोग लोकसभा कहते हैं। तो जो प्रधानमंत्री है वो निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने या फिर सत्र अवसान करने संबंधित परामर्श देता है। राष्ट्रपति को कहता है कि राष्ट्रपति जी अब हमारा सत्र है, इसको ख़त्म कर दीजिए या आज से हमारा सत्र आहूत हो रहा है, आइएगा। वह किसी भी समय लोकसभा विघटन करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ये सब कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री बोल रहा है। तीसरा नंबर में है वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है कि ये नीति हो गया, वो नीति हो गया। नीति मतलब कोई योजना लाता है तो इसकी
जो घोषणा है वो कौन करता है? पीएम करता है, प्रधानमंत्री करता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अन्य शक्ति एवं कार्य। अन्य शक्ति एवं कार्य क्या है? तो अन्य शक्ति उपयुक्त जो 3 शक्ति है उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को अन्य भी शक्ति प्रदान होते हैं। जैसे कि 1 नंबर में यहाँ पर है वह नीति आयोग, जैसे कि नीति आयोग जो था वो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। एवं राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, अंतर राज्य परिषद हो गया, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गया, और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। यानी प्रधानमंत्री बहुत से ऐसे संस्था है जिसका वो अध्यक्षता करता है। फिर क्या है दूसरे नंबर पर? वह राष्ट्र की विदेशी नीति को जो मूर्त रूप प्रदान करता है, इसीलिए तो वो यहाँ वहाँ घूमते बुलता है। तीसरे नंबर पर वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। यानी केंद्र सरकार के जितना भी जिम्मेदारी होता है सब प्रधानमंत्री के हाथ पर होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंध का प्रमुख होता है। 5वां नंबर पर बोल रहा है देश का नेता होने के नाते वो विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उसकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। 6ठा नंबर पर बोल रहा है वो सत्ता दल का नेता होता है। और 7वें नंबर पर बोल रहा है, कहाँ चल गया, माफ कीजिएगा, तो 7वें नंबर पर क्या बोल रहा है? 7वें नंबर पर बोल रहा है वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है, इस प्रकार जो हमारे प्रधानमंत्री है राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह हमारे प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। ये कौन कहा है? अंबेडकर जी ने कहा है। अन्य भूमिकाओं का वर्णन यानी कौन क्या कहा है ये जानना हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जान लेना आवश्यक है। जैसे कि सर विलियम वर्नल हारकोट ने क्या कहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। यानी बोल रहा है कि जो तारों के बीच चंद्रमा है उस प्रकार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मंत्रियों के बीच चंद्रमा के समान कार्य करते हैं। फिर जेनिंग्स ने कहा है वह सूर्य के समान हैं जिनके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, यानी परिभ्रमण करते हैं, घूमते हैं। वह संविधान का सबसे प्रमुख आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ है जो कि हमारे लिए उतना खास नहीं है। और अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के साथ संबंध। राष्ट्रपति के साथ संबंध का मतलब क्या है? कुछ यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है। यह अनुच्छेद क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जो राष्ट्रपति कार्य कर रहा है वो किसके सलाह पर करता है? मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। हालांकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि एक बार आप पुनः इस पर विचार कर लीजिए। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी अगर पुनर्विचार आने के बाद वही निर्णय है तो उसको वही चीज करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 74। अब अनुच्छेद 75 को देखेंगे। अनुच्छेद 75 में अ नंबर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन? राष्ट्रपति करता है। बी नंबर बोल रहा है कि जो मंत्री है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा। और सी नंबर बोल रहा है मंत्री जो परिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर कोई घटना हो जाता है तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उसको जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, सामूहिक रूप से उत्तर देते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। क्या क्या कर्तव्य हैं?
तो क नंबर बोल रहा है वो संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थानों संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सुनिश्चित करेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले ही इसको पढ़ लिया था। यहाँ पर कुछ था तो इसको हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, तो इसलिए इसको पढ़ना उतना भी आवश्यक नहीं है। तो अब हम कुछ ऐसे चीज़ जानने का प्रयास करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि वो मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री बने। तो वो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने कौन कौन से थे? तो 6 लोग थे। 6 लोगों में से एक था मोरारजी देसाई, दूसरा था चरण सिंह, तीसरा था वीपी सिंह, अगला था नरसिम्हा राव और देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी भी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उसके बाद वे प्रधानमंत्री बने। तो देखिए मोरारजी देसाई तत्काल बम्बई के मुख्यमंत्री थे और कब से कब तक कार्य किए यहाँ पर है, आप इसको PDF लेने के बाद आप पढ़ सकते हैं, जो कि उतना भी खास नहीं है। हमें याद करना है सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, 2001 से 2014 तक, और 2014 में वे नरेंद्र मोदी भाजपा के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया हूँ और हमें प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी हो चुकी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।